आपको बता दें कि जो खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं उससे कई सवाल पैदा होते हैं। भोपाल में प्यार से पाप तक की कहानी सामने आई है। एक महिला ने अपने पति पर अश्लील वीडियो बनाने का सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोपी का नाम स्वप्निल है, जो एक मॉडल है और बिजनेस भी करता है। पीड़िता ने सीएम हेल्पलाइन से लेकर तमाम अफसरों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई मामले में नहीं हुई। पेशे से ब्यूटी एक्सपर्ट महिला ने खुदकुशी की धमकी दी है। महिला के मुताबिक 18 जनवरी 2015 को उसकी शादी हुई थी। शादी से पहले स्वप्निल मॉडलिंग करता था। बाद में पत्नी के साथ इंद्रपुरी में मेकओवर लाउंज उसने शुरू किया। महिला का कहना है कि लाउंज हड़पने की कोशिश में पति स्वप्निल ने बहनों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की। शिकायत पर पुलिस ने साधारण मारपीट और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया। पीड़िता के मुताबिक पति के मोबाइल में दोनों के अंतरंग क्षणों का वीडियो भी है, जिसे वो वायरल करने की धमकी दे रहा है। उसका कहना है कि ये वीडियो पति ने कुछ दोस्तों और पुलिस वालों को भी दिखाया है। महिला के मायके वाले भी इस बात से परेशान हैं। वहीं साइबर सेल के अफसर मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। मेरे हस्बैंड और उनकी बहनों ने पहले से ही प्लानिंग करके 3-4 महीने हम लोग साथ में रह रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने हर जगह झूठे आवेदन लगा के रखे हुए, झूठा बोल के रखा है कि मेरे दूसरे लोगों के साथ अफेयर है। ये भैया, जब मैं तेरे साथ 24 घंटे तेरे सैलून में काम करती हूँ तो मेरे अफेयर कहाँ से हो जाएंगे? पति इतना नीचे गिर सकता है ये तो मैंने आज सोचा ही नहीं था। सिर्फ आज मैं समाचार में वीडियो ये सब देखती हूँ, लेकिन आज मेरी बेटी के साथ ये इतना कर रहा है। आज 8 दिन से मैं उसको लेके इधर उधर भटक रही हूँ। शादी के बाद ही इनकी प्लानिंग कुछ और थी। ये इसकी नंदें और इसका पति ये शुरू से ही प्लानिंग कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है इसने शादी के दूसरे ही दिन नंदों ने इसको मारा था। इसने शर्म के मारे मुझे नहीं बताया कि मैंने अपनी मर्जी से शादी अपने चॉइस के लड़के से की है, तो मैं माँ बाप को बताऊंगी तो वो और नाराज होंगे। देखिए, हमने उनको सुना है और उनको आवेदन देने के लिए क्या है, प्रारंभिक तौर पर हमारी नॉलेज में आया है कि मामला थाने में भी कायम है और हम ये देख रहे हैं कि क्या जो शिकायत हमारे को की गई है वो शिकायत के कंटेंट उन थानों में शामिल की गई है या नहीं। अगर वो मामला अलग बनेगा तो हम लोग भी इसमें कार्रवाई करेंगे, जल्दी कार्रवाई करेंगे। जांच के निर्देश हमने दे दी हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वप्निल, जो पीड़ित लड़की हैं, वो और उनके पति जिनका नाम भी स्वप्निल है, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं स्वप्निल आपका पक्ष जानना चाहूंगी, क्योंकि आपकी पत्नी ने आप पर आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में आपका पक्ष जानना भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, मैं अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हूं। जी कहिए। जी देखिए, जो भी इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वो सभी कुछ गलत है। ये कहती हैं कि मैं इनके वीडियो वगैरह अपलोड करना चाहता हूं जिस प्रकार के भी, ये बिल्कुल गलत है। अगर मुझे करना होता तो कभी कब कर चुका होता, लेकिन मैंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट ये मुझे सोशल मीडिया पे पूरी तरह से बदनाम करना चाहती है। इनकी प्रोफाइल पे इन्होंने खुद मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ कई तरह के वीडियो अपलोड करे हैं जिसमें इन्होंने मेरे पूरी परिवार की बुराई की है, मुझ पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी घर में लड़ाई होती है तो वो लड़की घर वालों के साथ घर पे बैठ के बात करती है, मीडिया में भागती है और सोशल मीडिया पे अपने पति को बदनाम करती है। जी। अगर आप मेरी प्रोफाइल चेक करें तो मेरी प्रोफाइल पे तो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा गया है, जबकि इनकी प्रोफाइल चेक करेंगे आप तो उन्होंने जगह जगह वीडियो अपलोड करके मेरे बारे में लिखकर मुझे हर तरह से बदनाम करने की पूरी कोशिश की है। जी। और जो भी ये हो रहा है, ये जो आप पुलिस के पास मामला गया है वो मामला भी 14 तारीख का गया हुआ है। 14 तारीख को इन्होंने, जहां पे मैं काम करता हूँ, जहां पे मैं पूरा वर्क देखता हूँ, वहां पे इन्होंने तोड़फोड़ की है। उसका भी पूरा वीडियो फुटेज है मेरे पास। उस मामले की भी पुलिस में एफआईआर कर चुका हूं मैं। और जब मैंने एफआईआर की तो उन्होंने भी फ्रस्ट्रेशन में एफआईआर कर दी मेरे ऊपर। अब ये तो सभी जानते हैं और मेरा ख्याल है सभी इतने समझदार ही समझ सकते हैं कि 498A यानी दहेज प्रताड़ना का केस किस लिए लगाया जाता है। मामला ये था ही नहीं जो इन्होंने केस लगा दिया। मामला तो ये था, इन्होंने जो दुकान में तोड़फोड़ की थी उसका वीडियो फुटेज भी है पूरा। और मैंने पुलिस बुलाई इनको रोकने के लिए, और इन्होंने किसको बुलाया? अगर एक महिला पीड़ित होती है तो वो भी पुलिस को बुलाती ना। इन्होंने बुलाया शुभम मालवीय को, जो इनका दोस्त है। वो लड़के लेकर आया मेरी दुकान पर, वहां पर जहां पे मैं काम करता हूँ, मुझे मारने के लिए और तोड़फोड़ करने के लिए। इतने में पुलिस आ पहुंची और पुलिस ने सारे मामले को कंट्रोल में किया। तभी अचानक मैं चला गया पुलिस पिपलानी थाना कंप्लेन करने के लिए। मैंने भी कंप्लेन की और जैसे मैंने इनकी तोड़फोड़ की कंप्लेन की, इन्होंने मेरे ऊपर दहेज का केस लगा दिया। अब दहेज का केस से अच्छा तो कोई केस बनता नहीं किसी लड़के के ऊपर।
अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि केस क्यों लगाया गया है दहेज का। मैडम, आप क्या इनकी बातों से इत्तेफाक रखती हैं? आपको क्या कहना है? पहली बात तो ये कि मैं इनकी एक भी % बातों से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। जैसा कि ये बोल रहे हैं कि इनकी बहनों के खिलाफ उल्टा सीधा बोला और ये बोला, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, अगर मैं आपकी बहनों के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रही हूँ तो उसके ऊपर मेरी कोई वजह है। ठीक है, आपने मुझे पहले ही सब बोल के रखा हुआ है कि सैलून आपका बहनों का है या आपके नाम है या किसके नाम है, आई डोंट नो किसके नाम है। ठीक है, मुझे आपके सैलून से आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपकी बहन अगर किसी पुलिस वाले को फोन करके ये बोल रही है कि कोई औरत मेरे सैलून में घुस के तोड़ा ताड़ी कर रही है, ठीक है, तो आपकी वही बहन को 2 साल पहले क्या हुआ था जब वही औरत आपके सैलून में 2 साल से कंटिन्यू काम कर रही थी? तब आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की पुलिस वालों से कि एक अनजान औरत मेरे सैलून में घुस के काम कर रही है क्लाइंटों का? 2 साल कहा था? जी जी, ठीक है, और सेकंड चीज, इनकी बड़ी बहन है पुलिस में। ठीक है, हमारी इनकी बड़ी बहन पुलिस में, हमारी शादी को अभी 2 साल हुए। 2 साल से पहले हमारा 3 साल का रिलेशनशिप था। इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बताया क्योंकि मुझको सपने दिखाए इसने 1000। मेरे को छोड़ के मुंबई भागा ये बंदा। मुंबई भागा, उसके बाद जब 1 हफ्ते तक इसके अते पते नहीं थे, उसके बाद मैंने इसे कॉल किया कि तुम कहाँ हो, तो मेरे से बोलता मैंने तुम्हें छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया। हाँ, मैंने बोला तुमने मेरे साथ इतने फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, ये करा है वो करा, अब तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? जी जी, क्या है ये? आपने तो पहले ही, शादी से पहले ही आपने एक लड़की की इज्जत उछाल दी। उसके बाद मैं आपकी बहनों के पास जाऊं, मैंने बोला कि मैं आपकी बहन के पास जाऊंगी, आपकी बहन से बोलूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, तो डर के मारे बोल रहे कि नहीं नहीं मैं छोड़ा नहीं है तुमको, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप दोनों एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं और एक दूसरे के मूड को समझते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं, तो आपने क्या ये नहीं सोचा कि आपस में बैठ के परेशानी को सुलझा लिया जाए? क्या इस तरह की कोई कोशिश नहीं की गई? मैडम, आपसे जानना चाहूंगी। बहुत सोचा, 5-6 बार। जी, आपके पास आऊंगी। मैडम, बहुत कोशिश की गई। आपसे कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूँ। बहुत कोशिश की गई। स्वप्निल, आपके पास भी आऊंगी, पहले इनका पक्ष 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की। जी जी मैडम, कहिए। मैंने कम से कम 4-5 बार कोशिश की। ये इंसान बोल रहा है कि ये मेरी पत्नी धर्मी, इस इंसान ने अपने फेसबुक पर सिंगल लिख के रखा हुआ है और मुझे अश्लील बोल रहा है। इंस्टाग्राम पे इसने मेरे साथ एक भी फोटो नहीं डाली, मैं स्टेटस पर नहीं डाला इसका इंस्टाग्राम पे, और मुझे अश्लील बोल रहा है। 10 लड़कियों के साथ ये बोल रहा है कि मेरी बीवी मुझे परेशान करती है, उससे पहले तो ये बोल रहा है कि मैं शादीशुदा ही नहीं हूँ। ये मुझे अश्लील बोल रहा है। किस चीज का अश्लील हूँ मैं? अगर मेरी एक साड़ी में 1 पीस में इंस्टाग्राम में फेसबुक पे फोटो डल गई तो मैं अश्लील हो गई हूँ? तो ये इंसान क्या है जो पूरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पे लिख के बैठा हुआ है कि आई एम सिंगल, आई एम नॉट मैरिड? जी हाँ, चलिए स्वप्निल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए स्वप्निल। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो ये बात बोल रहे हैं कि 5 साल से हम एक दूसरे जानते हैं, गलत है। देखिए, शादी को हमारे हुए 2 साल और इससे पहले 1 साल से ये मुझे जानती थी। शादी के लिए भी इन्होंने ही मेरे को प्रपोज किया था, इन्होंने ही मेरे से बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अच्छे से रहूंगी, सब करूंगी, तभी मैंने शादी की थी। ठीक है, और जो ये बात बोल रही है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैंने सिंगल लिख के रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कुछ भी सिंगल वगैरह लिख के नहीं रखा है। दूसरा, फेसबुक पे जो ये बोल रही है कि मैं 10 लड़के से बात करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये भी बिल्कुल गलत है। देखिए, जो 14 तारीख और ये जो इंसिडेंट हुआ था 14 तारीख को, जो उन्होंने तोड़फोड़ की थी, उसके बाद इन्होंने सारे एलिगेशन लगाए हैं। देखिए, जो इंसान परेशान होता है वो पहले ही, अगर 2 साल से मेरे साथ है और ये बोलती हैं, इन्होंने दहेज का केस लगाया है मेरे ऊपर और ये बोलती फिर रही है कि 2 साल से परेशान है, तो क्या 2 साल में एक भी बार इन्होंने कंप्लेन नहीं की? 2 साल में एक बार तो इन्हें कंप्लेन करनी चाहिए थी ना। जबकि मैं इनसे इतना परेशान हूं कि मैं पहले ही 18 दिसंबर 2016 को अपनी कंप्लेन साउथ एसपी जोन को दे चुका हूं, एसपी साउथ जोन को दे चुका हूं, जिसमें साफ साफ लिखा है भाई कि मेरी पत्नी मुझे दहेज के केस में फंसाने की धमकी देती है, आत्महत्या करने की धमकी देती है, हर तरह से उसने मुझे प्रताड़ित कर रखा है। मैं अपनी एप्लीकेशन पहले ही दे चुका था। और इसके बाद भी जब 26 तारीख को उन्होंने जो इंसिडेंट किया था, जिसमें उन्होंने जान से बालकनी से कूदने की कोशिश की थी और पुलिस को मुझे बुलाना पड़ा था, मेरी दीदी को पुलिस को बुलाना पड़ा था इन्हें रोकने के लिए, उस इंसिडेंट की भी पूरी जानकारी हमने पुलिस में, महिला आयोग में, महिला एडीजी में, महिला थाने में, हर जगह उसकी कंप्लेन दी थी। क्यों भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि लड़की का पक्ष पहले सुना जाता है, इसलिए हमें भी अपना पक्ष मजबूत करना था। हम कब तक दबते रहेंगे? आज भी जगह जगह जाकर सोशल मीडिया हो गया, जगह जगह जाकर अपना नाम, मेरा नाम उछाल रही है। अरे अगर किसी को घर बसाना होता है तो
तो क्या वो घर में आके बात करके नहीं रह सकता? आपने सोशल मीडिया पे भाग जाना, मीडिया पे भाग चलिए ले ये जाना, सारी घर की बात को बाहर ले हाँ, जाना। हाँ, चलिए आपका पक्ष हम समझते हैं, ये सारी बातें हम समझते हैं, लेकिन क्योंकि आप 3 साल कह रहे हैं, आप 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, क्या कभी आपने कोशिश नहीं की कि रिश्ता बेहतर हो पाए, परेशानियां दूर हो पाए, बड़ों की सलाह लेकर जो कंफ्यूजन्स है आप दोनों के बीच में उनको दूर किया जा सके? बिल्कुल, मैंने हमेशा कोशिश की। इसके बाद ये तो आज का टॉपिक है, इसके बाद भी, इसके पहले भी मतलब कई बार ऐसे झगड़े हुए जिन पे घर छोड़ के चले जाने की धमकी देना। किस तरीके से आपने कोशिश की? हम जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने वो कोशिश की। 2 साल से बड़ी मुश्किल। बिल्कुल, मैंने इनके माँ बाप से भी बात की। जब इन्होंने मेरे से लड़ाई की या कुछ भी करा, मैंने इनको समझाया, अपनी बहनों से भी बोला इनको समझाने के लिए। इनके माँ बाप को भी फोन करा मैंने कई बार, और इनके माँ बाप ने भी आकर इसे कई बार समझाया है, कई बार समझाइश दी है। लेकिन हर बार क्या होता है, बात सिर्फ 2-3 दिन ही टिकती है, उसके बाद कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। मोटिव इनका ये है, देखिए बता दूं मैं झगड़ा करने का मेन, ये नहीं चाहती कि मैं अपनी बहनों के साथ रहूं। मेरी बहनों के, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ भी करूं या 1 रुपया भी उनके ऊपर खर्च करूं अपनी कमाई का। इसलिए मुझे हर तरह से मतलब इसी प्रकार से प्रताड़ित करती है कि मैं अपनी बहनों को छोड़ दूं। लेकिन देखिए, मेरा इस दुनिया में मेरी बहनों के अलावा कोई नहीं है। मेरी बड़ी बहन है और मेरी छोटी बहन है। मेरे माता पिता दोनों ही का स्वर्गवास हो चुका है। मेरे पिताजी का 2007 में स्वर्गवास हो गया था और मेरी माताजी का 1999 में स्वर्गवास हो चुका है। बचपन से ही हम तीनों भाई बहन साथ रहते आ रहे हैं और एक दूसरे की हिम्मत बने हुए हैं। लेकिन ये चाहती हैं कि मैं अब उनकी बहनों का साथ ना दूं शादी होने के बाद, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरे ना माता है ना पिता है, कौन देखेगा मेरी बहन को अगर मैं आपकी बहनों पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही है। नहीं छोड़ सकता। हम भाई बहनों के बीच दरार नहीं डालना चाहते, लेकिन आपकी पत्नी भी आपके भाई आपकी उनको बहन लगाने पर से प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही है। उनका ये कहना है कि आपकी बड़ी बहन पुलिस में है, इस वजह से आप उन पर दबाव ज्यादा बना रहे हैं। जी, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आरोप लगाने से तो मैं किसी को रोक नहीं सकता ना। मैं सिर्फ सच्चाई बता सकता हूँ जो मेरे को पता है। मेरी बहनें जहाँ रहती ही नहीं है, तो वो इनके ऊपर क्या प्रताड़ना करेंगी, क्या इनके से दहेज मांगेगी है। और अगर इनको इतनी तकलीफ थी, ये पहले से प्रताड़ित थी, तो इन्हें पहले पुलिस के पास जाना चाहिए था ना भाई। पुलिस के पास तो ये नहीं, हम तीनों भाई बहन इधर उधर भगते फिर रहे हैं, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि आज के समाज में औरत की सबसे पहले सुनी जाती है। और जो भी देखता है एक आदमी को सब लोग घृणा की नजर से ही देखते हैं। और जिस तरह इन्होंने फेसबुक पे अपने वीडियो फोटो अपलोड कर रखे हैं मेरे खिलाफ कि भाई मेरे पति ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, इसकी बहनें मेरे साथ ऐसा करती हैं वैसा करती, उससे तो हर व्यक्ति मुझे ही घृणा की नजर से देखेगा ना, मेरी बहनों को ही घृणा की नजर से देखेगा। फेसबुक पे लोग मेरे खिलाफ कमेंट करते हैं कि तुम भोपाल छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी बहनों के खिलाफ कमेंट करते हैं। इनकी वजह से मुझे ऐसे माहौल में जीना पड़ रहा है। भाई कल को कोई आए, हमें कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे? हमें अपना पक्ष पहले ही रखना पड़ रहा है। और अगर इन्हें 2 साल से परेशानी थी, या मेरी बहनें इन्हें परेशान कर रही थी, या मैं इन्हें परेशान कर रहा था, तो ये कहीं क्यों नहीं गई कंप्लेन करने? भाई औरत का पहला काम तो यही होता है ना, सबसे पहले भाई अपनी परेशानी किसी को बताती है। इन्होंने अपनी परेशानी किसे बताई? शुभम मालवीय को। है कौन वो शुभम मालवीय जो पति पत्नी के मैटर के बीच में आने वाले हैं? पति पत्नी का मैटर घर वालों के बीच में बैठ के सॉल्व किया जाता है, ना कि पत्नी अपने दोस्त को बुला ले और उसके साथ लड़के लेकर आ जाए पति को मारने के लिए। वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन उससे पहले भी जैसा कि आपने कहा कई बार झगड़े हुए और कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन चीजें बिगड़ती गई, हालात बिगड़ते गए। मैडम, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने इस पूरी सिचुएशन के बारे में, जो परिस्थिति ये सामने आई, उसके बारे में अपने माता पिता को कब बताया? किस तरीके से आपके माता पिता का रिएक्शन सामने आया? क्या उस तरफ से कोशिश नहीं हुई कि चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए? देखिए मैडम, जैसा कि ये बोल रहे हैं कि हमारी शादी को 2 साल हो गए और मैं इनको मतलब मेरे हस्बैंड मुझे 1 साल पहले से जानते थे। हाँ। जो कि सरासर झूठ है। आप मेरी फेसबुक खोल के देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पे फोटोज हैं, तो उसमें जो हमारी फोटोज है वो 2012 की अपलोडेड है। हाँ। जिसमें हम दोनों साथ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो 2012-2013 की फोटोज है, ना कि शादी 2015 में हुई और हम 2014, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सेकंड चीज ये कि मैंने इनकी बहनों की कंप्लेंट पहले क्यों नहीं की? जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि इनकी बहनों ने और इन्होंने मेरे को बहुत प्रताड़ित किया हुआ है, मेरे वीडियोस बना के रखे हुए हैं। जब मैंने अपने तरफ से विरोध उठाने की कोशिश की है, तब इनकी बहनों ने इन्होंने बोला है कि हम तुम्हारे वीडियोस अपलोड कर देंगे, हम तुम्हारे वीडियोस दिखा देंगे। मेरे हस्बैंड ने कई लोगों से उधार लेके रखा हुआ है। इनकी एक फ्रेंड है कोई कपिल करके, जो कि वकील है, उनकी काफी पहुंच है, और एक अखिलेश करके, एक केवल करके, और पता नहीं कितने फ्रेंड्स। अगर वो सब आपको देखना हो तो मेरे शादी के एल्बम में सब लोग हैं। ठीक है, आप उन सबको देख सकते हैं। इन्होंने, हमारी शादी हुई थी, इन्होंने मुझे प्रपोज किया। इनका मैसेज मेरे फेसबुक पे फर्स्ट आया था। मैं तो इनको जानती तक नहीं थी। हम लोग अदा में मिले थे, मैंने इनकी एक सर्विस करी थी,
ये मेरी सर्विस का अमाउंट दिए बिना चले गए थे सैलून से। उसके बाद जब मैं इंदौर में शिफ्ट हुई तब इनके मैसेज आए। उस टाइम मैंने इनसे फर्स्ट चैट किया था, बात करना स्टार्ट की थी, मैंने अपने तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं किया इनको, ठीक है। सेकंड चीज ये कि मैंने कंप्लेंट पहले क्यों नहीं की यार, अब मैं कंप्लेंट कैसे करूंगी जब आप मुझे धमका के रखोगे घर पे। जब आप मुझे धमका रहे हो, आपकी बहनें मुझे धमका रही हैं कि आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की, और आप बोल रहे हो कि आपने आवेदन लगा के रखे। आप मेरे साथ घर में रह रहे हो, एक ही घर में, हम डेली सैलून जा रहे हैं, सैलून आ रहे हैं, आपने तो पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है। आपने मेरे साथ रहते हुए अच्छा बर्ताव करा। आपने सुसाइड की भी कोशिश की थी, आपके पति का कहना है। उन हालातों के बारे में जानना मैडम बता रही हूँ मैं। उस दिन 26 जनवरी के दिन मैं हालातों के उस दिन 26 जनवरी थी। इनके जो दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहे थे वो मेरे सामने उजागर हो गए थे। मैंने इनकी बहनों को कई बार फोन करके बताया था कि आपका भाई ऐसा ऐसा कर रहा है मेरे साथ, तो कृपया आप उनसे बात करिए। तो इनकी बहनों ने बोला था कि हम खुद पर्सनली आके भोपाल में तब बात करेंगे। तो इनकी शिवपुरी से बड़ी बहन जो कि पुलिस में है वो आई, और छोटी बहन बैंगलोर से आई। जब मैंने इनसे बोला कि आप प्लीज बात करिए, तो उन्होंने उल्टा मुझसे ही बोल दिया कि जब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम छोड़ क्यों नहीं देती। मैं कहा इतनी सी प्रॉब्लम में क्या मतलब मैं छोड़ दूं। मैं कहा आप लोग मेरे साथ कुछ भी कर रहे हो, मैं छोड़ दूं। मैं कहा आपने मेरी वीडियोस बना के रखी है, साला कहीं जाओ तो फिर आप मना कर देते हो कि नहीं हम मार देंगे सब। मैम परसों इन्होंने गुंडे भेज के मुझे धमकाया। मैं रास्ते में जा रही थी अपनी फ्रेंड से, तरन पुष्कर के पास इन्होंने गुंडे भेज के मुझे धमका दिया कि एफआईआर वापस ले लो। आप कल को मेरी फैमिली मुझे मेरे भाई को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होता है। मेरा सवाल आप दोनों से है। स्वप्निल, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप दोनों ने क्या कभी मैरिज काउंसलर को कंसल्ट नहीं किया जब इतनी दिक्कतें शादी में आ रही थी? उसके बाद जो आपका पूरा रिलेशनशिप रहा है 3 साल का आप बता रहे हैं, 5 साल का आपकी पत्नी बता रही है, तो क्या भी आपने शादी के बाद मैरिज काउंसलर को कंसल्ट नहीं किया कि ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो जाए और जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए? मैंने कोशिश की थी इनको ये कहकर कि भाई मैरिज काउंसलर के पास चलते हैं, लेकिन इन्होंने मेरी वो बात भी नहीं सुनी। इन्होंने कहा कि मैं जैसे रहना चाहती हूँ वैसे रहूंगी और तुम्हें भी ऐसे रहना पड़ेगा। मैंने इनसे लाख बार कहा कि देखो घर में अगर 2 लोग रहते हैं तो शांति से रहना चाहिए। आए दिन के झगड़े से लाइफ खराब ही होती जाती है, लेकिन उन्होंने मेरी कभी कोई बात नहीं मानी। हमेशा जब भी मैंने इनसे काउंसलर के पास चलो तो ये मना कर देती। काउंसलर की बात की, मैंने डॉक्टर से मिलने की बात की कि भाई कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालते हैं, चाहो तो हम दोनों महिला थाने में एप्लीकेशन देके काउंसलिंग करवा लेते हैं, लेकिन उन्होंने वो बात भी नहीं मानी। मैंने तो हर 2 साल में मतलब यही कोशिश करता आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से रिलेशन बच जाए। मैडम आपसे जानना चाहेंगे। मैडम इन्होंने जो भी बोला वो सरासर झूठ है, ठीक है। मेरे पास इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि इनके ऑलरेडी कई लड़कियों से अफेयर चल रहे थे। इनकी बड़ी बहन मुझसे बोलती कि आप सैलून मत जाओ, आप सैलून में काम मत करो, क्योंकि पूरा पैसा मेरे भाई का लगा हुआ है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अब आप क्या चाहती हैं? अब आप क्या चाहती हैं? मैम मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, ठीक है ना। आज इस लड़के ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरी पूरी फोटो वीडियो सब इसने सब जगह फैला दिए, सब मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। घर से बाहर निकल रही तो मुझे लड़के छेड़ रहे हैं, मेरे पीछे लड़के लगा दिए इसने, मेरा पीछा करवाया जा रहा है, हर जगह मेरा पीछा करवाया जा रहा है। मेरे माँ बाप का घर से बाहर निकलना मुश्किल है, ये तो लड़का है। किन किन मंचों पे आपने गुहार लगाई है? चलो मान लिया, मैडम आपसे जानना चाहूंगी किन किन मंचों पे आपने गुहार लगाई है? मैम मैं बहुत जगह गई। मैंने पिपलानी पुलिस स्टेशन जब मैं गई थी अपने डैडी के साथ, तो उन लोगों ने रात के 11 बजे मेरी रिपोर्ट लिखी है एफआईआर, और उसमें भी उन्होंने वो नहीं लिखा जो मैंने उनसे बोला। उन्होंने क्या बोला कि जैसा हम लिख रहे हैं वैसा लिखवा लो, वरना इतना भी नहीं लिखा जाएगा। वो पुलिस वाले की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो पुलिस वाला इनसे क्लियरली बात करते हुए कह रहा है कि तुम्हारी बहनों को बचा लिया गया, ज्यादा मत बोलो, बहुत मुश्किल से बचाया गया है। इसका क्या मतलब होता है? आपको तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे रख के सुना दूं सबको। हाँ चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी स्वप्निल, अब आप क्या चाहते हैं? किसी इंसान से बोल रहा है कि आपकी बहनों को मैडम आपको रोकना चाहूंगी। स्वप्निल आप क्या चाहती हूँ? मैडम जी देखिए, जिस तरह ये इंसाफ मांग रही हूँ उस तरह मैं भी इंसाफ मांग रहा हूँ। इन्होंने जो भी मेरे ऊपर झूठे केसेस लगाए हैं दहेज प्रताड़ना का, आप एक बात बताइए मुझे, इतनी देर हो गई इंटरव्यू का, इन्होंने मेरे पे केस लगाया है दहेज प्रताड़ना का, और अभी तक दहेज की बात तो निकली नहीं इनके पूरे इंटरव्यू में। देखिए, किसी
एक लड़का जब तक शांत है तब तक शांत है, क्या कर सकता है बेचारा, क्योंकि आजकल जो लॉज हैं वो सबसे ज्यादा बेचारे लड़कों को ही डोमिनेट करते हैं। हाँ। ठीक है, आधे घंटे का इंटरव्यू हो चुका है, इन्होंने एफआईआर की है मेरे खिलाफ दहेज प्रताड़ना का, और इंटरव्यू में कुछ और बोले जा रही है। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी झूठ ये बोल रही हैं वो झूठ बोलना बंद करें। मैं किसी का पक्ष यहाँ पर नहीं ले रही हूँ, लेकिन आपके खिलाफ भी बहुत सारी बातें सामने आई हैं। हमें ऐसा लगता है कि आपको अगर इंसाफ चाहिए तो वो एक तरीका है, लेकिन उससे पहले आप दोनों को एक बार मैरिज काउंसलर को जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि शादी कोई मजाक नहीं है कि छोटी नोकझोंक या फिर इतनी बड़ी लड़ाई के चलते उसे छोड़ दिया जाए या उस रिश्ते को तोड़ दिया जाए। हम चाहते हैं कि अगर संभव हो तो आप एक बार मैरिज काउंसलर को जरूर कंसल्ट करें, अगर फिर भी ना बात बने फिर कानूनी रास्ता है ही। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि आप जरूर कंसल्ट करेंगे और जो आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो कुछ हद तक दूर जरूर होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और लोगों से भी यही अपील है कि शादी कोई मजाक नहीं है, इसे इन झगड़ों की वजह से हम इस रिश्ते को झुटला नहीं सकते हैं या फिर इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। सभी लोगों से यही ईटीवी अपील करता है कि आप सभी एक दूसरे को बेहतर समझें और फिर उसके बाद समझदारी से कोई फैसला लें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार। Celebrate True Picture with Sanyo Full HD Festival, 20th to 23rd February, exclusively on Amazon. सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति,